अब नेक्स्ट हम लोग जो सील्डिंग गैस है उसके बारे में समझते हैं। सील्डिंग गैस इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो जनरली इसमें आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो इन सभी का प्रॉपर अमाउंट में जो मिक्सचर होता है उसको यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो बेस मेटल है वो कैसा है, उसको मतलब कितना पेनिट्रेट करना है, किस तरह से वेल्ड करना है, वो इस सभी पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ गैस का हम लोग गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। जैसे हीलियम का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आर्गन का यूज़ क्यों करते हैं, उसका यूज़ करने से क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग आर्गन का अगर बात करें तो आर्गन क्या करता है, आर्गन जो स्पैटर फॉर्मेशन होता है उसको रिड्यूस करता है और आर्क को एक मतलब कि जो बेस मेटल है उस पर प्रॉपरली कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मतलब क्या होगा कि डीप पेनिट्रेशन होगा, वेल्डिंग का डीप पेनिट्रेशन होगा और मोस्टली इसी गैस का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह के वेल्डिंग में। इसके अलावा जो आर्गन होता है वो मतलब अदर गैस के रिस्पेक्ट में जल्दी आयोनाइज हो जाता है, जिसके कारण मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल वोल्टेज आर्क प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा अदर जो गैस यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि इस मतलब आर्गन गैस में जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, जिससे क्या होगा कि वेल्डिंग के समय जो बेस मेटल के ऊपर क्या होता है कि मतलब हीट जोन डेवलप हुआ था। जैसे अब हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं तो इसके आसपास में भी हीट जोन डेवलप हुआ था। तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होने के कारण क्या होगा, अगर हम लोग इस गैस का यूज करते हैं तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, जिससे क्या होगा कि इसके आसपास के एरिया में जो मतलब या जो हीट जोन बोल सकते हैं उससे कम डेवलप होता है, जिससे मेटल के अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो कम होता है। अब मेटल डिस्टॉर्शन कम होता है तो जैसे जैसे मान लीजिए कि थिन मेटल है, काफ़ी पतला अगर मटेरियल है, अगर क्या बोलें कि अगर हीट डिपोजिशन अगर ज़्यादा हो जाए, अगर वेल्ड यहाँ पे कर रहे हैं और हीट डिपोजिशन यहाँ तक हो जाए तो अगर थिन मेटल है तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो सकता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। तो अगर हम लोग आर्गन गैस का अगर यूज़ करें तो इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन कम होता है, जिसके कारण हम लोग थिन जो मेटल है उस जगह पर वेल्ड करते समय इस तरह के गैस का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हीलियम गैस के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें। जो हीलियम गैस है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, हीलियम गैस का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसके कारण तो क्या होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो थिकर मेटल है, ठीक है, तो उस टाइम में इस तरह के गैस का हम लोग यूज करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हीट डिपोजिशन क्या होगा कि अदर गैस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मतलब जैसे मुझे बात करना है कि कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो उस समय इस तरह का गैस का हम लोग यूज करते हैं। उस तरह का मतलब जैसे कॉपर या एल्युमिनियम को वेल्ड करना है तो उस तरह के मटेरियल को वेल्ड करते समय हम लोग हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बाकी गैस के रिस्पेक्ट में, तो इसका यूज़ हम लोग जनरली कम ही करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण जो हम लोग फिलर मेटल का यूज करेंगे तो उसका मेटल डिपोजिशन रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस टाइम में जो हम लोग मतलब इसमें अगर हम लोग फिलर मेटल का यूज़ करते हैं तो इस टाइम में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये मटेरियल भी तेज़ी से मेल्ट होगा। ठीक है, तो मेटल डिपोजिशन रेट बढ़ जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर मेटल डिपोजिशन रेट हाई रखना है वहाँ पर उस टाइम में हम लोग हीलियम गैस का यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू अदर गैस। इसी तरह से हम लोग और भी गैसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं, उसका अपना प्रॉपर्टी होता है। या जैसे आर्गन हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड
का मिक्सचर का भी यूज़ करते हैं, आर्गन ऑक्सीजन गैस का भी मिक्सचर का भी यूज़ करते हैं। वो अलग अलग मतलब स्पेसिफिक वेल्डिंग के केस में हम लोग अलग अलग तरह का हम लोग सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है वो जनरली एक वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक कॉइल की तरह होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। एक वायर के फॉर्म में, जैसे ये देख पा रहे हैं, एक वायर के फॉर्म में, और एक वायर रील, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक रील की तरह इस पर पुल किया हुआ होता है, ठीक है। और इसी एक कंटिन्यूसली फीड किया जाता है, जिस तरह का मुझे रिक्वायरमेंट होता है वेल्डिंग का, एक कंटिन्यूसली फीड किया जाता है। इसके लिए भी हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं, ठीक है। या फिर जो टॉर्च होता है, ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग वो इसमें कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वायर ड्राइव यूनिट होता है, जिसको मतलब इस तरह से क्या कहता है, वायर रील के थ्रू, वायर ड्राइव यूनिट के थ्रू इसको यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में फिट किया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड वायर है वो थ्रू आउट क्या होना चाहिए कि बिल्कुल सेम डायमीटर का होना चाहिए, यूनिफॉर्म डायमीटर का होना चाहिए, कहीं भी इसका डायमीटर चेंज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो इसका जो डायमीटर होता है, जो ये मेरा वायर है, इसका जो नॉर्मली जो डायमीटर होता है वो 0.5 से लेकर 3 mm या 2.5 mm तक, बहुत जगह 2.5 mm हमने देखा है, 2.5 mm तक वेरी करता है, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ का मतलब क्या बोलते हैं, कोई लिमिट ऐसे नहीं है, जितना इस वायर रील का जितना कैपेसिटी हो उतना तक हम लोग इसको मतलब इसका लेंथ अगर बोले तो ये लेंथ का कोई अभी लिमिट इसमें नहीं है कि ऐसा 2 मीटर 3 मीटर हो, जैसे हम लोग टिग वेल्डिंग के लिए जो फिलर मेटल का, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं कि फिलर मेटल का जो लेंथ है वो जनरली 180 mm होता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका लेंथ का लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मेरा वायर रील का कैपेसिटी क्या है, वो कितने मीटर तक को रील को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरली इसका डायमीटर जो वेरी करता है वो इस तरह से वेरी करता है।